दोस्तों नमस्कार। सरकार से आप लड़ नहीं सकते हैं और लड़ने का मतलब यह है कि सरकार अगर मनमानी पर उतर आए तो फिर आप नकेल कस नहीं सकते हैं। सवाल पार्लियामेंट के भीतर का नहीं है, सवाल तो सुप्रीम कोर्ट तक का है। सरकार के पास जितने हथियार, जितने औजार, जितना सिस्टम अपने अनुकूल चलाने का होता है और संविधान की दुहाई देनी हो या फिर संसद की ताकत को दिखाना हो, सरकार से टकराना यकीनी तौर पर बहुत मुश्किल काम है। और सरकार अपने आप को बचाने और चलाने के लिए क्या क्या उपाय कैसे कैसे कर सकती है, और अगर ध्यान दीजिए तो सुप्रीम कोर्ट ने दो जगहों पर नकेल कसी। पहली नकेल उसने चुनाव आयोग को लेकर कसी, जब चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सरकार खुद ना करे बल्कि उसमें भी 3 सदस्य हों और उसमें एक की मौजूदगी चीफ जस्टिस की होनी चाहिए। सरकार ने उसे भी पलटने का रास्ता बना लिया। दूसरी महत्वपूर्ण बात ईडी चीफ को लेकर आई कि ईडी के चीफ को एक के बाद एक लगातार एक्सटेंशन कैसे मिलता है। तो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर शुरुआती दौर में सरकार ने उनके रिटायरमेंट के बाद 1, 2, 3 तीसरे एक्सटेंशन को 15 सितंबर तक बढ़वा ही लिया कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो भी फाइनेंशियल इरेगुलेटरीज होती है उसमें भारत का प्रतिनिधित्व तो उसी शख्स को करना चाहिए जो समूचे मामले को जानता है। सुप्रीम कोर्ट ने कई तरीके से नकेल यह कहकर कसने की कोशिश की कि आपके पास सिर्फ एक ही व्यक्ति है जिसका नाम संजय मिश्रा है, जो ईडी के चीफ हैं, जिनको 3 एक्सटेंशन मिल चुका है। दूसरा कोई व्यक्ति नहीं, तो यह व्यक्ति नहीं रहेगा तो क्या काम रुक जाएगा, थम जाएगा? सरकार ने खामोशी बरती, लेकिन उसके बाद अब यह जानकारी आ रही है कि सरकार एक ऐसी तैयारी में है जिसके बाद संजय मिश्रा 15 तारीख को ईडी के डायरेक्टर का पद छोड़ने के बाद भी ईडी नहीं बल्कि उसके ऊपर सुपर कॉप के तौर पर बने रह सकते हैं। और सरकार यह तैयारी बिल्कुल इस तरीके से कर रही है जैसे इस देश के भीतर में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होते हैं, जिस तरीके से प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं, जिस तरीके से एक पद सृजित किया गया सीडीएस का, तो क्या ऐसे में चीफ ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर यानी सीआईओ एक नया पद सृजित करने की तैयारी सरकार अब करने जा रही है, जिसका मतलब बहुत साफ है कि इस देश में जो प्रीमियर जांच एजेंसी सीबीआई और ईडी है, इन दोनों के ऊपर जो शख्स होगा वह चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के तौर पर होगा और इसको रिपोर्ट सीधे प्रधानमंत्री को करनी होगी। और चूंकि यह व्यक्ति किसी डिपार्टमेंट का चीफ नहीं होगा बल्कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के तौर पर होगा, जो एक लिहाज से सलाहकार हो जाता है सरकार का, जैसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं या फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर के होते हैं। इनकी जिम्मेदारी संसद को लेकर कुछ नहीं होती है, यानी संसद के भीतर जाकर इन्हें जवाब देने की जरूरत होती नहीं है। और ध्यान दीजिए, एनएसए का पद अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में बना, प्रिंसिपल सेक्रेटरी का पद इंदिरा गांधी के दौर में बना, लेकिन सीडीएस का पद यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद प्रधानमंत्री मोदी के काल में बना, जब पहली बार विपिन रावत उन्हें बनाया गया और उसके बाद उनकी मृत्यु जो आकस्मिक तौर पर हो गई, उसके बाद चौहान आ गए। लेकिन यहां पर सवाल पहली बार उस सीबीआई और ईडी का है जिसका पूरा कार्य राजनीतिक तौर पर प्रभावित माना जा रहा है, और यह भी कहा जा रहा है सरकार खुले तौर पर इनका राजनीतिक हथियार के तौर पर प्रयोग करती है। और अब यह बात चुनाव तक के भीतर घुस चुकी है, तो क्या ऐसे में संजय मिश्रा ने 2018 के बाद से जिस रफ्तार के साथ ईडी को काम पर लगाया और इस देश के तमाम पॉलिटिशियन को कटघरे में एक के बाद एक खड़ा करना शुरू किया, अब उनके पीछे हटने का मतलब या उनके ना होने का मतलब है कि किसी नए अधिकारी को इस रूप में दोबारा से सरकार ऐसे वक्त में समझा पाए जब 2024 की दिशा में कदम बढ़ चुके हैं, यानी चुनाव की दिशा में देश जा चुका है। तो क्यों नहीं 15 सितंबर को, इससे पहले वो पद छोड़े, उससे पहले एक नया पद चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का बना दिया जाए। इसकी तैयारी का मद्देनजर बहुत साफ तौर पर है। जब हम आज आपसे बात कर रहे हैं तो यह भी समझिए, छत्तीसगढ़ के भीतर भी तो 3 महीने के भीतर चुनाव होने हैं। उस चुनाव के मद्देनजर इस वक्त
ईडी के छापे छत्तीसगढ़ में पड़ रहे हैं और दूसरे किसी पर नहीं बल्कि वहां के मुख्यमंत्री बघेल के तीनों ओएसडी जो हैं उन पर ये छापे पड़ रहे हैं। तो ऐसे में जो ऐसे पद नए सिस्टम के तहत क्रिएट किए जाएंगे तो क्या आने वाले वक्त में किसी नए अधिकारी को नए तरीके से डेवलप किया जाए उससे पहले ही जो 2018 से ईडी जिस रूप में काम कर रही थी उसी के उस अधिकारी के हाथों में समूचे इन्वेस्टिगेशन को दे दिया जाए और उस दायरे में अब सीबीआई भी आकर खड़ी हो जाए। क्या ऐसी स्थिति इस देश के भीतर में पहले कभी थी या नहीं थी? इन सवालों पर गौर करने से पहले जरा उस फैक्ट फाइल को आज परख लीजिए जो इस देश के भीतर में इन्वेस्टिगेशन के नाम पर होता है या हो रहा है। हम ये सवाल इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि 3 दिन पहले का जिक्र हम आपसे करें तो सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल की और वह क्लोजर रिपोर्ट थी 3 साल पहले उसने एक जांच शुरू की थी जिसमें आंध्र प्रदेश विद्युत निगम को जो कोयला आपूर्ति की जा रही थी उसमें अनियमितता बरती गई थी और वह आरोप किसी दूसरे पर नहीं अडानी के इंटरप्राइजेस पर था, यानी उनकी कंपनी में था। लेकिन 3 साल के भीतर ही क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी गई। अब यहां पर सवाल है कि सीबीआई की यह रफ्तार बाकी मामलों में क्यों दिखाई नहीं देती है और बाकी उन पॉलिटिशियंस को लेकर या सत्ता के करीबियों को लेकर क्यों सीबीआई एग्रेसिव हो जाती है जो मौजूदा वक्त में केंद्र की सत्ता के खिलाफ की राजनीति कर रहे हैं। और ईडी की कमोवेश यही स्थिति बीते दिनों से रही है क्योंकि जिस समय संजय मिश्रा ईडी के चीफ बनते हैं 2018 से 2022 तक, अगर इन 4 वर्षों को ही परखिए तो जो रफ्तार थी केसेस की उसमें इजाफा 500% का होता है। 500% की रफ्तार से ज्यादा केसेस ईडी इस दौर में देखने समझने लगती है और इस दौर में लगभग 2555 केसेस को ईडी ने संभालना शुरू किया। उसमें बड़ी तादाद में राजनीतिक तौर पर नेताओं का नाम, अलग अलग पॉलिटिशियन जो सत्ता में हैं उनका नाम, उनके साथ खड़े हुए बिजनेसमैन और जो पैसे की पाइपलाइन पॉलिटिकल तौर पे फंडिंग करती है अलग अलग राज्यों में जो छत्रपों के तौर पर काम कर रहे हैं और बीजेपी के खिलाफ राजनीति करते हैं उनको गिरफ्त में लेने की शुरुआत की। हो सकता है आपके जहन में यहां पर मनमोहन सिंह के कार्यकाल को भी याद करने की सोचने लगे हो तो जरा सोचिए 2004 से लेकर 2014 के बीच में 112 सर्च ईडी ने किए थे और 5346 करोड़ की संपत्ति एसेट उसने अटैच की थी। लेकिन 2014 के बाद की रफ्तार लगभग 2555% तेजी से होती है और जो कुल मामले इस दौर में निकल कर आते हैं 112 10 साल में मनमोहन सिंह के, लेकिन यहां पर 2022 का मतलब है 8 साल के भीतर में 2974 मामले, 95,432 करोड़ की संपत्ति अटैच भी की गई। लेकिन अगला सवाल यह है कि इसके दायरे में कौन आया और इतनी रफ्तार क्यों बढ़ती चली गई और इतनी रफ्तार अगर ईडी की बढ़ रही है तो ऐसे में एक ही व्यक्ति के जरिए कौन सा काम होगा सरकार का या सरकार क्या करना चाहती है जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अगले हफ्ते ईडी पूछताछ के लिए बुलाने वाली है। बघेल के खिलाफ ईडी ने अपने तौर पर फाइल तैयार रखी है जिसमें कोयला यानी माइंस का घोटाला है और दूसरी तरफ शराब नीति में 2000 करोड़ के घपले घोटाले का जिक्र है। यही स्थिति पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के भतीजे अभिषेक बनर्जी को लेकर है जहां पर नगर निगम का मसला हो और उसके जरिए भर्ती घोटाला हो रहा हो और कोयले घोटाले और माइनिंग का जिक्र है वह भी उस कटघरे में लाकर खड़े कर दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति को साधने वाली ममता बनर्जी, झारखंड की राजनीति को साधने वाले हेमंत सोरेन, बिहार की राजनीति को साधने वाले तेजस्वी यादव, महाराष्ट्र की राजनीति को साधने वाले शरद पवार या उद्धव ठाकरे, तमिलनाडु की राजनीति को साधने वाले स्टालिन, अलग अलग राज्यों की परिस्थितियों को जहां परखना आप शुरू कीजिएगा तो एक नजर आपको इस पर चल ही जाएगी कि यह पॉलिटिशियन पर नकेल अगर ईडी ने कस रखी है और ईडी के जिस अधिकारी के काल में ये राजनीतिक कार्रवाइयां इतनी तेजी से हुई कि पार्लियामेंट से लेकर सुप्रीम कोर्ट के भीतर भी यह मामला आकर खड़ा हो गया, तो उस अधिकारी के उस पद से हटने के बाद
क्या यह सरकार के लिए मुश्किल परिस्थिति तो नहीं आ जाएगी? और यही स्थिति क्या सीबीआई और ईडी के भीतर पड़ी फाइलों को लेकर सरकार के भीतर घबराहट तो नहीं है? क्योंकि अलग से सीबीआई को संभालना, अलग से ईडी को संभालना, उससे अच्छा है कि दोनों को एक ऐसे ओहदे के नीचे ले आना जिस ओहदे पर वो शख्स बैठा हो जिसने इस दौर में राजनीतिक चूल्हे इस देश की जांच एजेंसी के नाम पर और करप्शन के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए हिलाकर रख दी। और ये तर्क सरकार के थोड़े से कमजोर इसलिए लगते हैं, या कहें बहुत कमजोर इसलिए भी लगते हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से जो तर्क सुप्रीम कोर्ट में उनके थर्ड एक्सटेंशन को लेकर दिया गया, उसमें जिस अंतर्राष्ट्रीय बैठक का जिक्र किया गया, उस बैठक के 24 अलग अलग पॉइंट्स हैं, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा है जिसको ईडी देखती है, जो मनी लॉन्ड्रिंग का है या फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के तहत आता है। इसके अलावे जो 22-23 पॉइंट हैं वो दूसरे डिपार्टमेंट देखते हैं, और इस देश के भीतर में लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा डिपार्टमेंट हैं जिनकी निगाहें और जिनके जांच के तौर तरीके इस दौर में फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज या मनी लॉन्ड्रिंग, फेमा, जिसको भी लेकर कहिए, इसको लेकर वो काम करती है। लेकिन इस दौर में एक व्यक्ति चाहिए, और उस व्यक्ति के जाने का मतलब है कि वह पूरा सिस्टम धड़धड़ाकर गिर जाए, या 2024 के चुनाव के बाद की परिस्थिति अगर प्रतिकूल हो गई तो दूसरी राजनीतिक सत्ता जिन तरीके से इन दोनों डिपार्टमेंट के भीतर फाइलों को उठाएगी, तो उन फाइलों को ठिकाने लगाने के लिए एक ऐसा व्यक्ति ऊपर रहना चाहिए जो प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करे, जिसकी जिम्मेदारी पार्लियामेंट को लेकर ना हो। यानी दूसरे पॉलिटिशियन उस रूप में आवाज भी उठाएं तो सीबीआई के डिपार्टमेंट हेड को यानी डायरेक्टर को लेकर पद उठाएं, ईडी के चीफ को लेकर पद उठाएं, क्योंकि यह पद तो प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है और यह पद तो एक लिहाज से एडवाइजर है। तो इस पर क्यों आरोप लगाया जाए या इनको आरोप के दायरे में क्यों खड़ा किया जाए? यह एकदम नई परिस्थिति इसलिए महत्वपूर्ण अब लगती है क्योंकि इसके दायरे में अब सीबीआई भी आ रही है। और सीबीआई के आने का मतलब क्या है? ये पिछले दिनों ही जब सीवीसी ने अपनी एनुअल रिपोर्ट दी तो उसमें एक बात निकल कर आई कि इस देश के भीतर में कितने मामले हैं जो राजनीतिक तौर पर जिसको सीबीआई देख रही है। कितने मामले उसका एनालिसिस कीजिएगा तो निकलते हैं कि वो सीबीआई के बाद ईडी के पास शिफ्ट कर दिए गए और ईडी इस दौर में सक्रिय हो गई। और जितने केसेस पेंडिंग पड़े हैं और सीबीआई ने जांच पूरी कर ली है, कितने कोर्ट में पड़े हैं, वो कितने कितने बरसों से पड़े हैं। जब हम अडानी इंटरप्राइजेस का कोयला घोटाले में बंद हुई फाइल जो सीबीआई ने की है और 3 बरस के भीतर की है और इस तेजी से काम किया है, और पॉलिटिकल तौर पर अडानी को प्राइम मिनिस्टर मोदी के कितना करीब माना जाता है, ये पार्लियामेंट में दिए हुए राहुल गांधी के भाषण से भी समझ सकते हैं, और राष्ट्रीय तौर पर भी जो अलग अलग रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट निकल कर आते हैं उससे भी समझा जा सकता है। लेकिन जरा समझिए, 20 साल से ज्यादा वक्त हो चला है और 313 मामले सीबीआई के पास पड़े हुए हैं जो पेंडिंग के तौर पर हैं। जो 10 साल से ज्यादा हैं उनकी तादाद 2039 मामले हैं। यानी इतने लंबे समय से पेंडिंग चले आ रहे हैं। सीबीआई के पास 692 केस पेंडिंग हैं और उसमें से 42 केस तो ऐसे हैं जिनकी जांच भी शुरू नहीं हुई है, जबकि किसी भी हाल में साल भर के भीतर जांच पूरी करनी चाहिए। और वो अडानी कांड में हुआ, उसमें 3 साल के भीतर देखिए क्लोजिंग रिपोर्ट दे दी गई। दरअसल सीवीसी की यह एनुअल रिपोर्ट बतलाती है कि 2022 में यानी बीते बरस ही 946 केस दर्ज किए गए, 892 रेगुलर केस थे, 117 पेंडिंग केस थे, और 107 जो थे वे संवैधानिक आदेश अदालतों के जरिए दिए गए थे, और 30 जो थे राज्य सरकारों ने सौंपा। अब यहां पर अगला सवाल किसी के जहन में भी आएगा कि जब इतने तरीके से 20 साल, 10 साल, 5 साल इतनी पेंडिंग केसेस चल रहे हैं और 2022 में ही जो 905 मामलों की जांच पूरी की गई उसमें 819 मामले रेगुलर हैं और प्राइमरी इंक्वायरी के 89 मामले थे, तब अगला सवाल यह आएगा कि क्या वाकई सीबीआई जब इतने तरीके से मामलों को देखती है तो पॉलिटिकल तौर पर जो उसके पास लगभग 129 पॉलिटिशियंस के नाम हैं और उनके केसेस लंबे वक्त से चले आ रहे हैं, कोई 3 साल है, कोई 5 साल है, कोई 7 साल है, कोई 10 साल है,
उनके मामले की कार्रवाई पूरी क्यों नहीं हो पाई और क्यों नहीं हो पाती है, तो सीबीआई क्या पहला हथियार था और ईडी उससे आगे निकलकर एक दूसरे हथियार के तौर पर इस वक्त सरकार के साथ आकर खड़ा हो गया है? क्योंकि खुद सीबीआई के भीतर की एक रिपोर्ट बताती है कि उसमें पदों की संख्या तो पूरी भरी नहीं गई। 7,295 पद हैं, जिसमें से 1,695 पद खाली पड़े हैं। लेकिन दूसरा यह है कि सीबीआई के अधिकारियों पर भी केसेस चल रहे हैं और वो तकरीबन 71 केस चल रहे हैं। लेकिन जब करप्शन का मामला आता है तो सीबीआई के पास 1,15,000 शिकायतें पड़ी हुई हैं। और आपको जानकर हैरत होगी, जो करप्शन की शिकायतें सीबीआई तक पहुंची है उसमें सबसे ज्यादा मामले इस देश के गृह मंत्रालय से जुड़े कर्मचारी अधिकारियों से जुड़े हुए हैं और कुल शिकायतें उनसे जुड़ी हुई है 46,000। यह सीवीसी की एनुअल रिपोर्ट कह रही है, यानी सरकार की आंखों के नीचे की सारी जमीन आपके सामने खड़ी है। तो क्या ऐसे में जो जांच सरकार को जिस दिशा में करप्शन मुक्त भारत को लेकर करनी चाहिए थी, उसमें करप्शन भी सेलेक्टिव के तौर पर हो गया और एक ऐसी परिस्थिति आ गई राजनीतिक तौर पर कि वो फाइलें जो सेलेक्टिव तौर पर सरकार पॉलिटिकल एजेंडा कहें या पॉलिटिकल हथियार कहें उसके तहत ईडी का इस्तेमाल कर रही थी, तो अब उसमें उसकी जरूरत पड़ गई कि इससे पहले 15 सितंबर को ईडी चीफ संजय कुमार मिश्रा रिटायर हो, उससे पहले एक पद चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का इस देश के भीतर बना दिया जाए, जिससे वो अनंत काल तक के लिए उस पद पर बने रहें और जब तक मौजूदा मोदी सत्ता है तब तक उनकी मौजूदगी भी उस पद को लेकर बनी रहे। पहला मैसेज तो यही निकलता है कि आपकी जिम्मेदारी नहीं कुछ, लेकिन आपके पास सारे पावर और आप चूंकि प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट कर रहे हैं तो इन जनरल ही सारे नौकरशाह जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वह देखकर थरथर कांपने लगेंगे कि अच्छा, एक ऐसा शख्स जिसको रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर को करनी है वो हमारा चीफ हो गया है, तो फिर हम उसकी बात को क्यों नहीं माने। यही परिस्थिति इस देश के भीतर में ध्यान दीजिए तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के पावर की स्थिति इससे बात से समझी जा सकती है कि जब सीबीआई हेडक्वार्टर में आधी रात को रेड पड़ी और उस वक्त के सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा थे और स्पेशल डायरेक्टर आस्थाना थे, तो जिस रेड और जिस कार्रवाई और जिस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया उसको लीड एनएसए कर रहे थे। तो कौन सवाल खड़ा करेगा एनएसए को लेकर? कोई नहीं खड़े करेगा। इस देश की नौकरशाही के भीतर कोई नौकरशाह कोई सवाल खड़े और मामला सीवीसी तक पहुंचे उससे पहले प्रिंसिपल एडवाइजर जो सीनियर मोस्ट आईएएस होते हैं, रिटायरमेंट के बाद वो अगर एडवाइजर के तौर पर प्राइम मिनिस्टर हैं और सीधे वो प्राइम मिनिस्टर से ही बातचीत कर रहे हैं तो उनकी बातों को कौन अनदेखा करेगा। इसी तरीके से सीडीएस को लेकर भी बात उस दौर में उठी, लेकिन सवाल इस दौर में सिविलियन कामकाज, इस दौर में पॉलिटिकल कामकाज, इस दौर में राजनीतिक सत्ता के अनुकूल सिस्टम को बनाने के तौर तरीके, ये सारी चीजें एक झटके में आपके सामने रेंगने लगेगी। क्या ऐसी स्थिति खड़ी की जा रही है? क्योंकि बार बार सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का जिक्र किया था कि जब तक पब्लिक और नेशनल इंटरेस्ट ना हो तब तक अधिकारी को एक्सटेंशन नहीं दिया जाना चाहिए, और पब्लिक और नेशनल इंटरेस्ट को दिखाने के तरीके अगर सरकार अपने तौर पर बताने लगे तो सुप्रीम कोर्ट भी क्या करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने, ध्यान दीजिए, जो नब्ज पकड़ी थी इस देश के उस स्वायत्त संस्थानों की पकड़ी, उस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और उस कॉन्स्टिट्यूशनल पद की पकड़ी जिसको कि सरकार के अधीन काम करना तो ठीक है, लेकिन सरकार ही उसकी नियुक्ति कर रही है, तो वो व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट में सरकार से क्वेश्चन कैसे कर सकता है। यही सवाल इलेक्शन कमिश्नर को लेकर उठा था और यही सवाल ईडी चीफ को लेकर उठा। लेकिन दोनों की नियुक्ति अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से हो रही है, जो हो ही रही है, तो वो अधिकारी जिसको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस नियुक्त करेगा और प्राइम मिनिस्टर के मोहर के बगैर उनकी नियुक्ति होगी नहीं, तो फिर वो शख्स इस देश के भीतर में जो चेक एंड बैलेंस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत है कि एक तरीके से कोई तानाशाह ना हो जाए, कोई ऑटोक्रेसी इस देश में ना रेंगने लगे, उस पर नकेल लगाने के लिए एक ऐसा सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन में क्रिएट किया गया। तो क्या सरकार कभी कॉन्स्टिट्यूशन के कमजोर नब्ज को अपने अनुकूल कर लेती है, या संसद के भीतर अपनी ताकत का एहसास मौजूदा सिस्टम को अपने अनुकूल करने में लगा देती है?
क्या ऐसी स्थिति है? क्योंकि जब आप इसको परखना शुरू करते हैं तो हमें लगता है, याद कीजिए जिन बात का हम जिक्र कर रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में एनएसए ब्रजेश मिश्रा थे। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एनएसए के ऑफिस को खत्म किया, 2 पोस्ट क्रिएट कर दिए। एक विदेश का मामला देखने के लिए फॉरेन सेक्रेटरी जेएन दीक्षित थे, दूसरा इंटरनल हेड करने के लिए उस दौर के आईबी, फॉर्मर आईबी जो थे वो एमके नारायणन थे, वो आ गए। लेकिन जेएन दीक्षित की मृत्यु के बाद एमके नारायणन को एनएसए बनाया गया और उसके बाद शिवशंकर मेनन 2010 में आ गए। 2014 के बाद से डोभाल साहब हैं। और इसी तरीके से अगर याद कीजिएगा तो इंदिरा गांधी ने जो अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर पद को सृजित किया, वह पद कितना पावरफुल मौजूदा वक्त में होता चला गया, इसका एहसास मौजूदा वक्त में प्रिंसिपल सेक्रेटरी की नौकरशाही पर किस रूप में नकेल होती है, इससे भी समझा जा सकता है। तो दोबारा आखिर में लौटिए उसी ईडी पर जिस ईडी ने इस दौर में राजनीतिक तौर पर बवाल समूचे देश में खड़ा किया हुआ है। जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, बीते 3 बरस में, बीते 3 साल में 3110 केसेस दर्ज किए गए। 20-21 में 981, 21-22 में 1180 और 22-23 में 949। इसके ठीक समानांतर ईडी ने फेमा के तहत भी जो केसेस दर्ज किए वह तो तमाम रिकॉर्ड पार कर गया और वो 12,233 का है 3 बरस में। यह डाटा बतलाता है, जो कि पार्लियामेंट के भीतर रखा गया, यह डाटा बहुत साफ तौर पर बतलाता है कि किसी भी जांच एजेंसी के सक्रिय होने का मतलब इस देश के भीतर में करप्शन पर नकेल कसना है। लेकिन इसका दूसरा मैसेज यह बतलाता है कि उसमें अगर सरकार सेलेक्टिव हो जाए या संस्थान सेलेक्टिव हो जाए और राजनीतिक तौर पर सरकार को यह लगता है कि पूरा सिस्टम ही करप्ट है, तो पूरे सिस्टम और पॉलिटिकल सिस्टम को जिन्होंने इससे पहले संभाला है उन पर नकेल कसना कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। उनके खिलाफ फाइल तैयार करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि समूचा भारत का सिस्टम ही पॉलिटिकल एस्पेक्ट में चलता है और राजनीति करप्ट होती है तभी इस सिस्टम के भीतर करप्शन पनपना शुरू होता है। और यह लगातार उस कालखंड में हर पॉलिटिकल प्रोसेस में आप देखते चले जाइए। लेकिन पहली बार मोदी सरकार के दौर में जो करप्शन पर नकेल कसना था वो इतना सेलेक्टिव हो गया कि कल तक जिस पर नकेल कस रहे थे वो जैसे ही बीजेपी में शामिल होता है या बीजेपी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करता है, वैसे ही वो डिपार्टमेंट उसकी फाइल ठंडे बस्ते में डाल देता है। और एक ही नाम इस दौर में लिया जा सकता है, अजीत पवार का, महाराष्ट्र की राजनीति का और राजनीति के भीतर समाये हुए उन तमाम पॉलिटिशियन का जिनके खिलाफ ईडी में फाइल तैयार है। लेकिन जब से वो बीजेपी के साथ खड़े हुए वैसे ही उसकी फाइल को बंद ताले में रख दिया गया। यह परिस्थिति बतलाती है कि सिस्टम को अपने अनुकूल चलाना और सिस्टम को अनुकूल चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल एस्पेक्ट में पदों को क्रिएट करना, उन पदों पर जिन व्यक्ति को बैठाया जाए उसकी जिम्मेदारी और एडवाइजरी सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को लेकर हो, इस देश के बाकी सिस्टम से वह अलग हो। यह एक नया ढांचा इस देश के भीतर में अब सीबीआई और ईडी को लेकर खड़ा हो चला है, जहां चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के तौर पर ईडी के वही चीफ नियुक्त होंगे जिस चीफ को लेकर देश में राजनीतिक हंगामा मचा, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने नकेल कसी और नकेल कसने के बाद सरकार ने नया उपाय निकाल लिया या निकालने की दिशा में बढ़ गई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।